बुलेट ट्रेन सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये स्पीड, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर इंडिया का विजन है। और इस कॉन्वर्जेशन के लिए हमारे साथ हैं तेज प्रताप नारायण जी, जो कि डायरेक्टर हैं नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के। हाई स्पीड रेल्स होती हैं और एक नॉर्मल ट्रेन्स होती है या हम कहें लोकल ट्रेन्स होती हैं। इसमें एक बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट क्या डिफरेंस होता है? तो हाई स्पीड चलना है तो बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, बहुत सारे डायनामिक फोर्सेस हैं, हवा का फोर्स है, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। इंडिया में जो हाई स्पीड ट्रेन्स अभी हैं, अभी हम आने वाले टाइम में कितनी और एक्सपेक्ट करेंगे, कितनी ट्रेन्स और ऐड होंगी? जो अगर बुलेट ट्रेन की बात करें, जो जापान से आना है, जिसको शिनकानसेन भी बोलते हैं जापानीज टर्मिनोलॉजी में, ओके, तो शिनकानसेन ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होती है। राइट। और उसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई टू अहमदाबाद। जो स्टूडेंट्स धीरे धीरे आ रहे हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो अब जो इस टाइप की ट्रेन्स वगैरह में उनके लिए इसमें करियर का स्कोप अब बढ़ रहा है या ये थोड़ा आगे जाके सेग्रीगेट होगा, लाइक क्या? पहले खाली इंडियन रेलवेज थी, अब बहुत सारे मेट्रोज आ गए, लाइक दिल्ली मेट्रो है, लखनऊ मेट्रो है, आगरा मेट्रो है, कोची मेट्रो है, बेंगलोर मेट्रो है, काफ़ी जगह है, बहुत जगह मेट्रोज है। तो मेट्रोज में हर जगह अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चा अभी यूपीएससी से रेलवेज में आया, तो ये रोल कैसे डिसाइड होता है कि इनको अभी पीएसयू में भेज देना चाहिए, इनको एडमिन में भेजना चाहिए? मतलब इनके जो रोल्स होते हैं, जब हम फॉर्म भरते हैं तभी ऑप्शन मांगा जाता है कि आप उसमें सर्विसेज होती हैं। ओके, या यूपीएससी जो एग्जाम लेते हैं तो खाली रेलवे का एग्जाम नहीं होता, जी, उसमें सीपीडब्ल्यूडी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, ये बहुत सारी सर्विसेज होते हैं, उसमें मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, तो सारे उसमें ऑप्शंस होते हैं। जब आपने रेलवेज ज्वाइन किया, सो आपकी उस समय क्या सोच थी कि आई हैव टू ज्वाइन रेलवेज आउट ऑफ ऑल द इंडियन सर्विसेज? तो कहते हैं कि इंडिया एक कंट्री है और रेलवे उसको नेशन बना देता है। एक डिब्बे में आप जाते हो तो वहाँ पे हर एक डिब्बे हर में राज्य के लोग होते हाँ, हर स्टेट के लोग हो सकते हैं, हर लैंग्वेज के लोग हो सकते हैं। तो एक लगता है कि एक डिब्बे में एक पूरा संसार समाया है। हैं। एक रेलवे के ऑफिसर का क्या दिनचर्या होता है? हार्ड है, इजी है? क्या सर कभी ऐसा समय भी देखने को मिलेगा कि जब एआई से प्रॉपर पूरा रेलवे सिस्टम भी मैनेज हो जाए? देखिए, एआई ऐसा टॉपिक है, ऐसी चीज़ है, मतलब उसमें दोनों तरह की चीज़ें हैं। तो मेरा एक ही स्टेटमेंट इसमें है कि एआई शुड नॉट बी अलाउड टू बिकम अवर मास्टर। हेलो एवरीवन, इंडिया एक ऐसा देश जो रैपिडली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। रोड्स, एयरपोर्ट्स, डिजिटल, और अब नेक्स्ट लीप है हाई स्पीड रेल। बुलेट ट्रेन सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये स्पीड, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर इंडिया का विज़न है। लेकिन सवाल ये है, क्या इंडिया रेडी है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और इसके पीछे ग्राउंड रियलिटी क्या है? आज के इस एपिसोड में हम सिर्फ बुलेट ट्रेन की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस सिस्टम की, उस इंजीनियरिंग की और उस अपॉर्चुनिटी को समझेंगे जो इस प्रोजेक्ट के थ्रू इंडिया बिल्ड कर रहा है। और इस कॉन्वर्जेशन के लिए हमारे साथ हैं तेज प्रताप नारायण जी, जो कि डायरेक्टर हैं नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के, जो डायरेक्टली इस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा हैं। आज हम बात करेंगे हाई स्पीड रेल की रियलिटी पर, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर का रोड मैप। सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड नॉट जस्ट ट्रेन्स बट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, लेट्स बिगिन। सो वेलकम सर टू द शो। धन्यवाद, शुक्रिया। सर, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो एक हाई स्पीड रेल्स होती हैं और एक नॉर्मल ट्रेन्स होती है या हम कहें लोकल ट्रेन्स होती हैं, इसमें एक बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले मैम पुनः आपका शुक्रिया मुझसे बातचीत करने के लिए। और जहाँ तक बात हाई स्पीड रेल की बात है या जो नॉर्मल ट्रेन्स है, लोकल ट्रेन्स है, तो हाई स्पीड ट्रेन को जो डिफ़ाइन किया जाता है, तो जैसे हम बात करें, जैसे बुलेट ट्रेन की बात करते हैं जी, ये हाई स्पीड ट्रेन चाइना में है, यूरोप में है। तो जब ट्रेन की स्पीड 320 kmph या किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती है तो उसे जनरली हाई स्पीड ट्रेन बोलते हैं। ओके, और जो लोकल ट्रेन है, लोकल ट्रेन में तो आप मान सकते हैं जैसे आपका जो EMUs होती हैं, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स होती हैं, जिसको हम मुंबई में लोकल ट्रेन बोलते हैं। हाँ जी, तो उनकी मैक्सिमम स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। ओके, मतलब ऑलमोस्ट 3x स्पीड का डिफरेंस हो गया। जी। और जो मेन लाइन ट्रेन है उनकी स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। जो मतलब मेजर डिफरेंस स्पीड में होता है इनकी? हाई स्पीड में होते हैं और टेक्नोलॉजी का डिफरेंस भी होता है। जो नॉर्मल ट्रेन है उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होती है, उसके कोचेस डिफरेंट होते हैं, और जो हाई स्पीड ट्रेन होती है उसकी कोच डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनको हाई स्पीड चलना है तो बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, बहुत सारे डायनामिक फोर्सेस हैं, हवा का फोर्स है, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं।
तो उसका डिज़ाइन डिफरेंट होता है। तो सर नॉर्मल ट्रेन्स में कितने कोचेज़ होते हैं और हाई स्पीड ट्रेन में कितने कोचेज़ होते हैं नॉर्मली? कोच कितने कोच हो सकते हैं ये प्लेटफॉर्म लेंथ पे डिपेंड करता है कितना लंबा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि पैसेंजर्स को उतरना पड़ता है प्लेटफॉर्म पे। तो इसका कोई डिफाइन नहीं है। इंडिया में 20 कोच मान सकते हैं जो नॉर्मल ट्रेन हैं, क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन होती है, काफ़ी तेज स्पीड में चलती है, तो उसमें कोच कम होते हैं, क्योंकि कहीं मान लिया कर्व है, घुमाव है, तो अगर ज़्यादा कोच होंगे तो घूम नहीं पाएगी। तो वहाँ काइंड ऑफ मेट्रो हो गया। हाँ, मेट्रो कंसेप्ट भी कह सकते हैं, बिकॉज मेट्रो में भी आई थिंक 5 to 6 कोचेस से ज़्यादा कोचेस होते हैं। मेट्रो में हाँ 4 कोच भी हो सकती हैं, 8 कोच भी हो सकती हैं। हाँ। हाई स्पीड में 8 कोच भी होती हैं, 16 कोच भी हो सकती हैं। ओके। लेकिन 8 कोच मान सकते हैं जनरली। 8 कोच जो 320 की ट्रेन होगी या 250 से उससे ऊपर की ट्रेन होगी, उसमें करीब 8 कोच के आसपास है। तो सर इंडिया में जो हाई स्पीड ट्रेन्स अभी हैं, अभी हम आने वाले टाइम में कितनी और एक्सपेक्ट करेंगे, कितनी ट्रेन्स और ऐड होंगी, और अभी इन प्रोसेस में कितनी ट्रेन्स ऑलरेडी आ चुकी हैं? मैम अभी हाई स्पीड की बात करें तो जो अगर बुलेट ट्रेन की बात करें जो जापान से आना है, जिसको शिनकानसेन भी बोलते हैं जापानीज टर्मिनोलॉजी में, ओके। तो शिनकानसेन ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होती है। राइट। और उसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई टू अहमदाबाद। परफेक्ट। अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी प्रोजेक्ट स्टेज पे है और अभी ट्रेन आई नहीं है। तो जब आएगी तो पहला प्रोजेक्ट होगा इंडिया का जो मुंबई से अहमदाबाद में चलेगा हाई स्पीड का। तो सर जैसे अभी जो ट्रेन हमारी मेरठ में भी लॉन्च हुई, दिल्ली टू मेरठ की, तो सर वो हाई स्पीड में कंसिडर होगी या वो हमारी नॉर्मल ट्रेन्स में कंसिडर होगी या मेट्रो में कंसिडर होगी बेसिकली? ये मैम ये इंटरसिटी इंटरसिटी टाइप का है, या RRTS बोलते हैं। ओके। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, लाइक दिल्ली से मेरठ का सिस्टम है। तो इसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। ओके। तो इसको भी बोलेंगे जो नॉर्मल ट्रेन से ज़्यादा स्पीड है ही है, क्योंकि इसका जो ओवरऑल सिस्टम है मेट्रो टाइप का है। सिस्टम ऐसे मान लें कि जो आपने जो ट्रेन देखी होगी मेन लाइन पे, या जो आप सपोज दिल्ली से पटना गए हों, तो आपने देखो एक उसमें इंजन होता है और डिब्बे होते हैं, पीछे गार्ड का डिब्बा होता है। लेकिन ऐसी ट्रेनें जो जिनका फ्रीक्वेंट स्टॉप और स्टार्ट होता है, सपोज कि मेट्रो की बात ही करें, जैसे यहाँ से आपको द्वारका से मान लिया जाना हो नई दिल्ली, तो हर एवरी 2 किलोमीटर पे उसका स्टॉपेज है, उसको रुकना है फिर चलना है। तो इसमें ऐसा सिस्टम होता है कि फ्रीक्वेंट स्टॉप और फ्रीक्वेंट स्टार्ट हो जाए, तो उसमें कई सारे इंजन होते हैं। मतलब एक ट्रेन में आप मान लें कम से कम अगर 8 कोच की ट्रेन है तो 4 इंजन भी हो सकते हैं। मतलब और इसमें आप देखिए जो मेन लाइन ट्रेन है उसमें 20 कोच में एक इंजन ही होता है, तो उसमें स्पीड तो ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें लगातार तुरंत रोक नहीं सकते। इसमें आप तुरंत रोक सकते हैं, रोकने में कम टाइम लगता है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्टेशन पे जाएं, रुकें, तुरंत चल दें, क्योंकि जगह जगह रुकना होता है। लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है उनको बहुत उनका स्टॉपेज 50 किलोमीटर बाद होगा, 60 किलोमीटर बाद होगा। तो ये जो कंसेप्ट होता है, तो जो अब बोले अगर टेक्निकल टर्म में, तो एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन वाली बात है। तो फ्रीक्वेंट स्टॉपेज और फ्रीक्वेंट स्टार्ट करना है तो आपको अचानक तेजी स्पीड लानी पड़ेगी, फिर धीमा करना पड़ेगा। और जो मेन लाइन ट्रेन है ये आपने स्टार्ट किया, लगातार चलते है कि फिर आपने स्टॉप किया। सो लाइक ये ट्रेन ऐसी हो गई जैसे हमारी कार की तरह, लाइक हमने हर रेड लाइट पे इजीली रोक लिया, और वो ट्रेन हो गई फ्लाइट की तरह, लाइक यू हैव टेकन अ वेरी स्मूथ टेक ऑफ एंड देन अ लैंड। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे माने कि जो मेन लाइन ट्रेन है वो कंसंट्रेटेड पावर होती है, एक प्लेस पे आगे उसका डिब्बा मतलब इंजन लगा हुआ है। राइट। और जो ये ट्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड पावर होती है कि दो कोच, एक इंजन, 2 कोच, एक इस तरह डिवाइडेड होता है, डिवाइडेड, जिससे कि एक साथ हर जगह से पावर लग सके, अचानक चल सके। उसमें ट्रेन मूव करेगी, फिर आप देखेंगे जब ट्रेन मूव करती है मेन लाइन वाली, जब इंजन चलता है तो एक कोच थोड़ा जर्क आता है, लगता है खींच रहा है, एक डिब्बा दूसरे खींच रहा है। इसमें एक साथ क्योंकि कई सारे इंजन एक साथ लिफ्ट कर लेते हैं। तो फास्टर एक्सेलरेशन, फास्टर डिसेलरेशन के लिए जो इसको हम इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट बोलते हैं, एक साथ कई इंजन लगे हों, इसे मल्टीपल यूनिट बोलते हैं। परफेक्ट। तो सर जैसे अब जो स्टूडेंट्स धीरे धीरे आ रहे हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो अब जो इस टाइप की ट्रेन्स वगैरह में उनके लिए इसमें करियर का स्कोप अब बढ़ रहा है या ये थोड़ा आगे जाके सेग्रीगेट होगा, लाइक क्या? नहीं, लगातार बहुत स्कोप है रेलवे में। आप देखें तो पहले खाली इंडियन रेलवेज थी, अब बहुत सारे मेट्रोज आ गए, लाइक दिल्ली मेट्रो है, लखनऊ मेट्रो है, आगरा मेट्रो है, कोची मेट्रो है, बेंगलोर मेट्रो है, काफ़ी जगह बहुत जगह मेट्रोज है। तो मेट्रोज में हर जगह अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेक्निकल फील्ड में भी अपॉर्चुनिटी है, नॉन टेक्निकल फील्ड की अपॉर्चुनिटी होती है इसमें। लाइक अगर HR में है, फिनांस में है, तो ऐसे बहुत सारे अवसर होते हैं। तो लगातार इसको बढ़ ही रहा है। और खाली मेन
आपका ट्रेन मतलब डीएमआरसी में अगर कोई काम कर रहा है तो डीएमआरसी के जो सप्लायर्स होते हैं, जो उनके पार्ट सप्लायर हैं, जो इंजन सप्लायर हैं, तो उसके प्राइवेट फर्म से, गवर्नमेंट फर्म से, तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी होती है। तो एक होता है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, राइट। जो सप्लायर्स आपको सप्लाई करेंगे, तो वहाँ भी आपका इंजीनियरिंग के लिए वहाँ भी आपको लोग चाहिए उस तरह से। तो सर एक बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होगी अगर किसी को इंडियन रेलवेज में या इसकी जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑप्शंस हैं अगर उसमें ज्वाइन करना हो तो एक बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? इंडियन रेलवे में कई सारी अपॉर्चुनिटी मैम है। लाइक आप बात करें, कुछ लोग कुछ रिक्रूटमेंट यूपीएससी करती है, ओके। और कुछ एक आरआरबी करके रेलवे का ऑर्गेनाइजेशन है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वहाँ से कुछ लोग आते हैं। तो उसमें अगर कोई बीटेक किसी ने किया है, ग्रेजुएट है, तो यूपीएससी के थ्रू आ सकता है, यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके रेलवे ज्वाइन कर सकता है, और एक इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम भी होता है, उससे भी रेलवे ज्वाइन कर सकता है। और दूसरा आरआरबी में वहाँ पे ग्रुप सी में एंट्री होती है आरआरबी के थ्रू। ओके। लाइक आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, स्टेशन मास्टर है, स्टेशन सुपरिटेंडेंट है, या टेक्नीशियंस हैं, ये लोग कर सकते हैं। तो इसमें डिप्लोमा अगर किसी ने पॉलिटेक्निक किया है वो भी ज्वाइन कर सकता है, कोई डिग्री होल्डर उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, कोई आईटीआई वाला है उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो टेक्निकली अगर कोई भी क्वालिफाइड है, और भले आईटीआई वाला है, डिप्लोमा वाला है, या बीटेक वाला है, इवन एमबीए वाले भी क्वालिफाई करते हैं, आर्ट्स वाले भी आ जाते हैं यूपीएससी के थ्रू। अब रेलवे की बात करें, इसमें कई सारी सर्विसेज हैं, क्लास 1 सर्विसेज, लाइक आईआरटीएस, आईआरपीएस, आईआरएएस, आरपीएफ, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, तो इंजीनियरिंग सर्विस के 4-5 स्ट्रीम्स हैं, तो सारी क्लास 1 सर्विसेज, इनका सारी यूपीएससी से ही होता है। तो सर जैसे मान लीजिए ये एक चैलेंज नहीं होता, मान लीजिए अब एग्जांपल है, एक बच्चा जो इंजीनियरिंग करके रेलवे ज्वाइन करे, वो बहुत टेक्निकली साउंड होगा, और एक पर्सन एक नॉर्मल आपकी ग्रेजुएशन करी, लाइक मान लीजिए बीए करिए, कोई भी ग्रेजुएशन किए, और वो यूपीएससी के थ्रू वहीं पोस्ट हुआ, तो यहाँ के टेक्निकली उन्हें डिफरेंस फील नहीं होगा कि जिसने उसी चीज़ की स्टडी की और एक पर्सन जो उससे काफ़ी डिफरेंट था और वो सेम कैटेगरी में आया, तो ये क्लैश नहीं होगा सर? नहीं, क्लैश नहीं, स्ट्रीम अलग अलग है, लेकिन हमें बताया कि करीब 7-8 सर्विसेज है, क्लास 1 सर्विस रेलवे की है। तो भले यूपीएससी से आता है तो भले इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस करके होता है, आईआरटीएस, ओके, तो उसमें आ गया। हालांकि ये भी थोड़ी टेक्निकल जॉब होती है, लेकिन ट्रेनिंग मतलब 1.5 ईयर की ट्रेनिंग होती है, मतलब उसके बाद ट्रेनिंग का पूरा सिस्टम होता है, उसमें आकर ट्रेनिंग होता है। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस वाली कोई आर्ट्स का है या बीकॉम वाला है, तो ही कैन ज्वाइन इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस। अगर नहीं भी इस स्ट्रीम का है तो ट्रेनिंग ऐसी हो जाती है क्या करके वो इन सर्विसेज ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अगर इंजीनियरिंग में आना है तो उस कैंडिडेट को इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना जरूरी है। मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज अगर रेलवे की है तो उसमें कोई नॉन इंजीनियरिंग वाला बंदा ज्वाइन नहीं कर सकता है। मतलब कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग वालों के लिए थोड़ी प्रिविलेज है रेलवेज में कि उनको थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि टेक्निकल जॉब होती है। अगर आपने राइट फ्रॉम क्लास 9 हमने नहीं पढ़ा है साइंस, तो बाद में हैंडल आप कर नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। तो सर जैसे कि नॉर्मली जो अब नए नए लोग रेलवेज में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप जैसे देख रहे हो तो उनका रुझान ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब की तरफ हो रहा है, या उनका रुझान जो इनडायरेक्ट ऑप्शंस है रेलवे के साथ जुड़ने के, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए और प्राइवेट फर्म्स हो गई, उसकी तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है? दोनों तरफ है एक्चुअली। कुछ जैसे एक व्यक्ति जब बीटेक करता है या ग्रेजुएशन करता है तो उसका एक इंटरेस्ट एप्टीट्यूड होता है। तो जैसे अब रेलवे की बात करें, अगर रेलवे में अब यूपीएससी के थ्रू आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत जो आपकी जॉब है बड़ी डाइवर्स जॉब होती है। आप फील्ड पोस्टिंग में हो सकते हैं, आप आरडीएसओ एज ए रिसर्च में काम कर सकते हैं, रिसर्च विंग में काम कर सकते हैं, रेलवे बोर्ड में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकते हैं, या आप डेपुटेशन में किसी पीएसयू में चले जाइए। बहुत सारे रेलवे के पीएसयूज हैं या अदर पीएसयूज हैं, वहाँ पे डेपुटेशन का होता है कि आप 4-5 साल के लिए आप जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर ये जैसे मान लीजिए जो बच्चा अभी यूपीएससी से रेलवेज में आया, तो ये रोल कैसे डिसाइड होता है कि इनको अभी पीएसयू में भेज देना चाहिए, इनको एडमिन में भेजना चाहिए? मतलब इनके जो रोल्स होते हैं, एक फ्रेशर जैसे कोई अभी जैसे मान लीजिए अगर किसी का रिजल्ट निकला और वो रेलवे में सेलेक्ट हो गया, तो उसके बाद अब उसका आगे रोल क्या होगा? पहले वो ट्रेनिंग में जाएगा या पहले उसकी पोस्टिंग होगी, या लाइक व्हाट इज द कंप्लीट प्रोसेस? जब हम फॉर्म भरते हैं तभी ऑप्शन मांगा जाता है कि आप उसमें सर्विसेज होती हैं। ओके। या यूपीएससी जो एग्जाम लेते हैं तो खाली रेलवे का एग्जाम नहीं होता जी, उसमें सीपीडब्ल्यूडी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, ये बहुत सारी सर्विसेज होते हैं, उसमें मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है, तो सारे उसमें ऑप्शंस होते हैं। तो जब हम रिटन क्वालिफाई करते हैं या जब हम प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं उसमें ऑप्शन देना पड़ता है, हमारी ये चॉइसेस हैं। ओके। फिर आपकी मेरिट पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या मेरिट है, आपकी क्या रैंक है, फिर आपको सर्विस मिलती है। ओके। तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कौन सी सर्विस मिल रही है आपको। रेलवे में भी आ रहे हैं तो कौन सी सर्विस पा रहे हैं। तो एक जो कैंडिडेट आता है वो काइंड ऑफ प्रीडिटरमिन्ड होता है उसका कि हमारी ये सर्विस है, मेंटली रेडी। हाँ, मेंटली रेडी होता है। फिर ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में फिर
ओवरऑल बताया जाता है रेलवे सिस्टम के बारे में। ट्रेनिंग 1.5 ईयर की रिगरस ट्रेनिंग होती है, फील्ड ट्रेनिंग होती है, एकेडमिक ट्रेनिंग होती है, एग्जाम्स होते हैं, फिर आदमी क्वालिफाई कर उनको पास करता है, फिर जाके एज ए प्रोबेशनर काम करता है। फिर 1.5 ईयर का प्रोबेशन होता है, उसको जो क्वालिफाई करता है अगेन इंटरव्यू होता है, फिर जब फाइनली आप प्रोबेशन भी क्वालिफाई करते हो तब अब रेगुलर एम्प्लॉय बनते हैं। राइट, परमानेंट होता है हमारे। जी जी। ओके, तो सर जैसे मान लीजिए एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है जिनको काफ़ी टाइम हो गया हो इसी फील्ड में, बट वो हो प्राइवेट सेक्टर में, अब उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर को चूज़ किया। अब जो फ्रेशर वहाँ पे है, जो अभी जिसको 2-3 साल हुए, और एक पर्सन के पास ऑलरेडी 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, तो सर वहाँ उनके साथ वो चीज़ें कैसे होती है? लाइक जो हमारे में कहते हैं लेटरल एंट्री, कि आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल कोई एंट्री होती है और वहीं एक फ्रेशर होता है, तो उनके कोऑर्डिनेशंस में फिर वो चीज़ें कैसे सेट होती है? लाइक हाउ दे वर्क विद दैट? नहीं, लेटरल एंट्री मतलब प्रोविजन होता है लाइक PSUs में, लाइक हाई स्पीड ट्रेन की बात करें या और जो PSUs हैं वहाँ पे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए भी डिमांड होती है कि अगर आपके पास 5 years का एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर फील्ड में तो आपको भी इंटरव्यू दे करके अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओके, तो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसी लेवल पे आपको एंट्री मिलती है। उस लेवल, सपोज कि आपका 10 साल एक्सपीरियंस है, सोचता है आपको एज ए DGM वहाँ पे एंट्री मिल जाए। ओके, तो और जो UPSC से आया है या किसी और रेगुलर एग्जाम से आया उसको भी मतलब, तो वो जो अब देखिए जो दोनों पाथ होता है, दोनों जो प्रमोशन का या वो लेवल प्लेइंग फील्ड जनरली गवर्नमेंट या जो ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करते हैं कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि कोई प्राइवेट से आया उसको ज़्यादा अपर हैंड मिल गया, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में है उसको अपर हैंड मिल गया। तो गवर्नमेंट ट्राई करती है, ये पॉलिसी इस तरह से है कि मतलब ट्राई किया जाता है कि उसको लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड रहे सर्विस पे। मीन्स लाइक वो एक तरीके से सबके लिए सूटेबल जॉब फिट करते हैं कि एवरीवन फील सैटिस्फाइड, एवरी फील कि उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। हाँ, प्रयास तो ही रहता है, पॉलिसी भी यही कहती है। अच्छा, कोशिश वही होती है, वो होता है काफ़ी बार कुछ केसेस होते हैं, अदरवाइज कोशिश हर जगह यही होती है कि सूटेबल जॉब फिट हो। तो सर जो आपकी टेक्निकल टर्म्स होती हैं और एक आपका मैनेजर, तो हम मान लेते हैं कि 2 फील्ड होती है, एक हमारा ग्राउंड लेवल, एक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल। तो इनमें सर रोल्स का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कैसा डिफ्रेंशिएशन होता है? लाइक देखिए, देखा जाए तो एज ए टीम काम करना पड़ता है। जैसे आप बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ऑर्केस्ट्रा होता है। ऑर्केस्ट्रा में कोई हारमोनियम बजाता है, कोई गिटार बजाता है, कोई ढोलक बजाता है, कोई ड्रम बजाता है, राइट, और कोई गाना गाता है। तो आप ये कहें कि जो गाना गाता है वो मैनेजरियल रोल पे हो गया तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है। उसमें जितने भी लोग हैं उनका रोल इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे टेक्निकल हो या मैनेजरियल हो, तो हर किसी का रोल इंपॉर्टेंट होता है। तो एज ए मैनेजमेंट ये ध्यान रखना होता है कि सबका रोल हर कोई अपने रोल के अनुसार प्ले कर पाए। जो गिटार प्लेयर है उसको अपॉर्चुनिटी मिले कि गिटार प्रॉपरली प्ले कर सके और उसको इम्पोर्टेंस भी दी जाए। तो ये रहता है कि एज ए टीम जब हम सब गिटार, मतलब जो हमने एग्जाम्पल दिया ऑर्केस्ट्रा का, तो जब हर म्यूजिशियन सिंगर अपना रोल प्रॉपरली प्ले करता है तो एक म्यूजिक निकलता है, हर कोई पसंद करता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि एक टेक्नीशियन मान लिया कोई है, एक ग्रुप डी के हेल्पर हो गए जिनका काम किसी इक्विपमेंट को क्लीन करना है या हेल्प करना है, सुपरवाइजर्स हो गए, उसके बाद इंजीनियर हो गए या बड़े इंजीनियर हो गए। तो सबका रोल इंपॉर्टेंट है, बड़ा डिफाइंड रोल है। और सबके रोल जब प्रॉपरली सब लोग रोल प्ले करते हैं तभी कुछ एक आउटपुट निकलता है, एक म्यूजिक निकलता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरह से एक हार्मोनी आती है, हार्मोनियस सिस्टम डेवलप होता है। तो अब देखिए तो प्रिंसिपली कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम मानते हैं कि टेक्नीशियन का रोल इंपॉर्टेंट नहीं है या टेक्नीशियन वैल्यू नहीं है, उसकी डिग्निटी को हम फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन एज ए मैनेजमेंट अगर हम ये माने कि नहीं वो जो टेक्नीशियन है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो काम नहीं करेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। एक जो लोकोमोटिव है या जो ट्रेन है वो चल नहीं सकती अगर जो उसका व्हील का जो चेक करता है टेक्नीशियन, बढ़िया से काम टेक्नीशियन नहीं करेंगे या उनके रोल को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा तो ट्रेन नहीं चल सकती। तो इस तरह से एक कोऑर्डिनेशन होता है। सोसाइटी में ले लें कि एक जो सफाई कर्मी जिनको हम बोलते हैं, सफाई करते हैं, 2 दिन सफाई ना करें तो क्या हालत होती है, बुरा हाल जैसा। 2 दिन बिजली ना आए तो क्या हालत होगी। बिल्कुल। तो हम मतलब ट्राई ही किया जाता है, ये जो एक सिस्टम होता है कि एवरीबॉडी इज गिवन डी इम्पोर्टेंस फॉर देयर काइंड ऑफ वर्क कि उनकी डिग्निटी है। वर्क छोटा बड़ा हो सकता है, PM का रोल अलग है, एक ऑफिसर का रोल अलग है, एक क्लर्क का रोल अलग है, सबका रोल इंपॉर्टेंट है। तो हार्मोनी आ जाती है इस तरह से, चाहे टेक्निकल हो या मैनेजर। तो सर जब आपने रेलवेज ज्वाइन किया, सो आपकी उस समय क्या सोच थी कि आई हैव टू ज्वाइन रेलवेज आउट ऑफ ऑल द इंडियन सर्विसेज, एंड हाउ वाज योर जर्नी टिल येट? बहुत अच्छी जर्नी है। रेलवे बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही प्यारा, एक एज ए फैमिली कह सकते हैं। बिल्कुल। आप रेलवे को देखो पूरे इंडिया में
हर हर जगह रेलवे मिलेगा, स्टेशन मिलेंगे, स्टेशन मास्टर्स मिलेंगे, रेलवे के अपने सेटअप्स हैं, तो कहीं भी जाओ तो उनको फील नहीं होता कहीं बाहर हो। तो कहते हैं कि इंडिया एक कंट्री है और रेलवे इसको नेशन बना देता है। एक डिब्बे में आप जाते हो तो वहाँ पे एक डिब्बे में राज्य के लोग होते हाँ, हर स्टेट के लोग हो सकते हैं, हर लैंग्वेज के लोग हो सकते हैं। तो एक लगता है कि एक डिब्बे में एक पूरा संसार समाया है। तो एक जो यूनिटी वाली बात आती है, राइट। तो ये बहुत ही सेटिस्फाइंग रहता है रेलवे में। एज ए रेलवे मैन मैं कहूँ तो एक कहावत कहते हैं कि वंस ए रेलवे मैन इज ऑलवेज रेलवे मैन। चाहे रिटायर हो जाए या कैसे भी हो जाए, वो ही विल आइडेंटिफाई, ही और शी विल आइडेंटिफाई एज ए रेलवे पर्सन कि हमने रेलवे के साथ काम किया है, बिताया। तो और रेलवे अपॉर्चुनिटी बहुत देता है इन चीज़ें कि अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे कई बार आप कहते हो ना कि हम रेलवे में अपनी बात करूँ तो रेलवे में एज ए ऑथर मैंने काफ़ी वर्क किया है, कई किताबें लिखी हैं और मुझे अवार्ड रेलवे ने दिए हैं, कई बड़े बड़े अवार्ड दिए हैं। तो रेलवे इनकरेज करता है कि आप लिखो, आप काम तो कर ही रहे हो ठीक है, लेकिन साथ में अपनी हॉबीज को भी अपनी हॉबीज डेवलप करो। तो रेलवे में क्लब्स आप मिलेंगे, जगह जगह क्लब्स में एक्टिविटीज़ होती हैं। हाँ, जिनका एक एग्जांपल MS धोनी भी हैं कि उन्होंने भी रेलवे में वो जॉब कर रहे थे और उस दौरान उनको स्पोर्ट्स में बहुत प्रोत्साहन मिला। तो नो डाउट रेलवे अपॉर्चुनिटी सदा से देता है। रेलवे आप देखें, रेलवे स्पोर्ट्स को बहुत इंकरेज करता है। राइट। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड है, तो आप देखें जितने एथलीट हैं ओलंपिक्स में हैं, या आप देखें बहुत सारे, साक्षी मलिक की बात करें, रेलवे में ऑफिसर हैं, इनफैक्ट मेरी कॉलोनी में रहती हैं। तो ऐसे बहुत मिलेंगे जिनको रेलवे इंकरेज करता है और जब उनको जॉब देता है, अलग से फंडिंग होती है, स्टेडियम्स हैं रेलवे के, वहाँ पर रणजी के मैचेस होते हैं। तो रेलवे कहना बहुत चैरिटी करता है कि स्पोर्ट्स में, कल्चर में लोग आगे आए। रेलवे का नेटवर्क हॉस्पिटल का भी था एज अ ऑथर, तो हाउ रेलवे एनकरेज यू टू राइट ऑथर? या आप स्टार्टिंग से चाहते थे कि मुझे ऑथर बनना है या मुझे साहित्य में लिखना है, या पहले से था या आफ्टर रेलवेज आपको उसमें कहीं रुझान आया? नहीं, पहले से एक्चुअली मेरे पिता शिक्षक थे, तो हिंदी पढ़ाया करते थे, हिंदी और गणित पढ़ाते थे। तो हिंदी में शुरुआत से मुझे याद है कि उनकी आदत थी कि वो बच्चों को फ्री ट्यूशन देते थे। पहले पाँचवीं में बोर्ड होता था, बोर्ड का एग्ज़ाम, लोकल बोर्ड होता था। तो उसका बच्चों को घर बुला करके रात को पढ़ाते थे। तो कबीर के दोहे पढ़ाते थे, रहीम के दोहे पढ़ाते थे। तो वो पढ़ाते थे, वो बच्चे पढ़ते। तो मुझे धीरे करके चीज़ें एक इंटरेस्ट आया कि हिंदी में जो अच्छे अच्छे दोहे पढ़ते थे या कविताएं पढ़ते थे। अब भी मुझे बहुत सारी कविताएं याद हैं, बिकॉज वो समय फादर ने पढ़ाया था। तो एक हिंदी में एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ लिटरेचर में, कि लिटरेचर बहुत बढ़िया चीज़ है। कि लिटरेचर में अगर आप कुछ जो लिखते हैं, समाज की बातें लिखते हैं, अपनी बातें लिखते हैं, तो पूरे एक लिटरेचर आपको एक पूर्ण बनाता है, एक एज ए इंसान आपको जीने का नया सलीका सिखाता है। फिर क्या हुआ इसके बाद, जब मैंने UPSC की तैयारी करी तो मेरा हिंदी साहित्य और फिलॉसफी सब्जेक्ट लिया था मैंने। ओके। तो वहाँ पे मैंने हिंदी साहित्य फिलॉसफी को बहुत ही डीपली पढ़ाई करी मैंने। तो उसका नॉर्मली कोर्स पोस्ट ग्रेजुएशन का होता है। बहुत डीपली स्टडी किया इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, जो अद्वैत वेदांत और मतलब विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, सारी चीज़ें होता है ना कि कांट, हीगल से पढ़ा। हिंदी साहित्य में सारे राइटर्स को पढ़ा। तो और लगा कि अच्छा, मतलब लगा, बहुत अच्छा लगा कि लाइफ को तभी तो हम आधा जी रहे थे, लाइफ तो यहाँ भी है। फिर कहते हैं धीरे धीरे आपका एक रुझान, इंटरेस्ट क्रिएट होता है। फिर मैं लिखने लगा। तो लिखते लिखते आप फिर होता है कि आप पैशनेट हो जाते हो। आपको लगता है कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आप खुद को एक्सप्लोर कर पा रहे हो, खुद को खोज पा रहे हो। राइट। तो लगा कि साहित्य से मैं खुद को खोज पा रहा हूँ कि मेरे अंदर क्या है। तो सर वैसे आपके लाइक अगर हम कंसिडर करें, आपके वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स कौन से हैं कि इनकी बुक्स तो आपको बहुत पसंद है? मैं किताबों में एक जिद्दू कृष्णमूर्ति हैं। ओके। एज ए ग्रेट फिलोसफर, उनकी किताबें पढ़ता हूँ मैं। युवाल नोआ हरारी, उनको मैं लगातार पढ़ता हूँ। उनकी जो भी किताबें, सारी किताबें पढ़ता हूँ। और ऐसे कई सारे, हिंदी की बात करें तो प्रेमचंद को पढ़ता हूँ। प्रेमचंद, उनकी तो बात ही प्रेमचंद हैं, या नरेश सक्सेना जी एक कवि हैं, डॉक्टर अनामिका है, ममता कालिया है। इनकी जो भी किताबें इनकी, मतलब मैं पढ़ता हूँ। वाह सर। तो सर जैसे आपको जैसे रेलवे ने इस चीज़ में प्रोत्साहित किया कि आपके पैशन को या आपकी हॉबीज़ को उन्होंने इनकरेज किया, तो इसके अलावा रेलवेज़ में अगर करियर ग्रोथ की बात करें या प्रमोशनल पैटर्न की बात करें, तो सर वो एग्जामिनेशन बेस्ड होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, लाइक वो किस बेसिस पे आपको आगे प्रमोट करते हैं या जो भी चीज़ें आगे करियर में एनहांसमेंट देते हैं? परफॉर्मेंस तो मेन क्राइटेरिया है ये, परफॉर्मेंस परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। क्योंकि आपका रेलवे है या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वहाँ पे नामली आपका एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, यहाँ भी होता है। तो उसके बेस पे आपकी परफॉर्मेंस, आपका ओवरऑल कंडक्ट, आपका
वर्क में आपने क्या क्या चीज़ें करी हैं, क्या अप्रिशिएशन मिला है आपके बॉसेस से, सारा देखा जाता है प्रमोशन में। और हम बात करेंगे सुपरवाइजर्स की बात करें जो ग्रुप सी हैं, तो वहाँ भी प्रमोशन है, वो भी क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हैं। ग्रुप सी से ग्रुप बी में तो उनके लिए एग्ज़ाम होता है कि आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया तब एग्ज़ाम को दीजिए, अगर क्वालिफाई करेंगे, रिटर्न होगा, इंटरव्यू होगा, तो आप इसमें आप आ सकते हैं। तो एग्ज़ाम भी होते हैं और आपका नॉर्मल परफॉर्मेंस बेसिस पे होता है। तो सर अगर हम नॉर्मली समझें कि जैसे एक नॉर्मल हम ऑफिस में देखते हैं कि आपकी जॉब एक प्यून, उसके बाद एक आपका एक टीम लीडर, फिर आप टीम हेड से लेकर अप टू द डायरेक्टर तक आपकी एक पूरी पोस्ट होती है। जी। तो सर रेलवे में लेवल 0 टू लेवल N तक क्या लेवल्स होते हैं और कौन उस पर आ सकता है या क्या उसका क्राइटेरिया है बेसिकली? इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो आप मान लीजिए रेलवे, इंडियन रेलवे की बात है जो मिनिस्ट्री है, राइट, और दूसरा हो गया PSUs, एक जो पब्लिक सेक्टर, रेलवे की बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी हैं। अगर हम इंडियन रेलवेज की अगर बात इंडियन रेलवे बात करें तो सपोज की ग्राउंड 0 की बात करें तो ग्रुप डी से CRB तक, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, जो सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट होती है वहाँ तक होता है। तो उसमें आप बात करें तो ग्रुप डी हो गए, फिर टेक्नीशियंस हो गए, फिर सुपरवाइजर्स हो गए, इसके बाद आपके असिस्टेंट लेवल ऑफिसर्स हो गए, इसके बाद असिस्टेंट से फिर डिविजनल, सीनियर डिविजनल, इसके बाद फिर आपका एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड होती है, SAG बोलते हैं। ओके, SAG को आप समझ सकते हैं कि जो आपके पुलिस में IG होते हैं या कमिश्नर्स होते हैं IS में, वो SAG लेवल पोस्ट हो गई। फिर HAG होती है, HAG मीन्स हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, उसमें ADG आपके जो पुलिस में होते हैं उस लेवल की पोस्ट होती है। इसके बाद लेवल 16, लेवल 17 पोस्ट बोलते हैं, जनरल मैनेजर रेलवे में होते हैं, पूरे जोन के जो हेड होते हैं लेवल 16 पोस्ट होती है। लेवल 17 सेक्रेटरी की पोस्ट होती है, लाइक विदेश सचिव, गृह सचिव। तो जो हमारी CRB हैं, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, हाँ, ये बेसिकली प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, प्रधान सचिव कह सकते हैं, एक अलग पोस्ट है। और मेंबर्स भी होते हैं, लाइक रेलवे में एक बोर्ड होता है, रेलवे बोर्ड बोलते हैं, वहाँ CRB के साथ मेंबर्स होते हैं। तो मेंबर्स CRB सारे लेवल 17 पोस्ट के होते हैं, सारे सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। ओके, तो इस तरह हायरार्की रहती है। ऑलमोस्ट 18-20 लेवल्स का एक पूरा सिस्टम। हाँ, 17 लेवल तो कह सकते हैं, लेवल 17 तो था ही। तो सर अब मैं आपसे जानना चाहेंगे कि एक रेलवे के ऑफिसर का क्या दिनचर्या होता है? हार्ड है, इजी है? जी जी, मतलब दिनचर्या कोई अलग नहीं होती। रेलवे आप कह सकते हैं, रेलवे एक बहुत ही अनुशासन प्रिय संगठन है। मिलिट्री के बाद रेलवे को माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअलिटी, कि आपको ट्रेन चलानी है, चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ट्रेन चलती है। लोग छुट्टियां मनाते हैं बट ट्रेन चलती है। हमारे जो ड्राइवर हैं या गार्ड हैं या जो भी स्टेशन मास्टर हैं, इनको जाना ही जाना है। जैसे पुलिस की बात करें, राइट, तो आपकी ईद हो सकती है बट उनको जाना ही जाना है कभी हम। तो रेलवे बहुत ही अनुशासन प्रिय संगठन है, और इसी कारण से अनुशासन हमारे रगों में भी धीरे धीरे करके आ ही जाता है। तो मैं अपनी दिनचर्या की बात करूँ तो मैं मानता हूँ कि अगर इंसान को एक टोटलिटी में जीना, अच्छे से जीना है, तो बहुत ज़रूरी है कि उसका जो मतलब जो हम अगर एज ए इंडिविजुअल बात करें एक इंसान की, मैं अपनी बात करूं तो मेरा माइंड की बात करें या बॉडी की बात करें, तो ये ज़रूरी है कि डेली मेंटल एक्सरसाइज हो, राइट, मेंटल एक्सरसाइज हो, फिजिकल एक्सरसाइज हो, और आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं जो आपको जिंदा रखने के लिए ज़रूरी हैं। जिंदा मीन्स खाली सांस लेना नहीं, जिंदा मीन्स कि एक रियल में जो लिविंग ह्यूमन बीइंग होता है, जो हैप्पीली लिव करता है, तो उस तरह की सारी चीज़ें पूरी हों। तो मेरा जो सिस्टम है, मैं मानता हूँ कि डेली मैं 1 से 1.5 घंटा देता हूँ खुद को, जिससे मैं जो रिमेनिंग 22.5 घंटे अच्छे से जी सकूँ। क्योंकि जब ऑफिस में जाते हैं तो बहुत प्रेशर्स होते हैं, बॉस का प्रेशर है, कलीग प्रेशर है, कई बार मिनिस्ट्री से फ़ोन आ गया या कुछ ऐसा करना है कि तुरंत करके दीजिए, तो आप अचानक बहुत पॉसिबिलिटी कि आपका BP राइज कर जाए कि यार कैसे पॉसिबल, कर ही नहीं सकते, राइट, 4 घंटे काम आप कैसे आधे घंटे में करेंगे। तो मेरा रहता है कि होल्ड करना है अपने आप को, कुछ भी हो जाए ठीक है, ओके लेट अस होल्ड। हाँ, वो नहीं किया, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। कोई अगर बात हो रिस्पॉन्स करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्शन स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है। राइट, तो मेरा रहता है मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने जब मैं उठता हूँ डेली, मैं ऑलमोस्ट डेली दिनचर्या है, कंसिस्टेंसी मेरी रहती है, प्रयास करता हूँ कि 100 में 90 दिन ऐसा ज़रूर करूँ। तो मैं मुँह धो के किताब लेके बैठ जाता हूँ।
तो किताब सुबह मेरी सुबह सर। प्रिय प्रिय मित्र है, किताब से दोस्ती बहुत ज़्यादा है मेरी। कितना भी कष्ट हो, दुख हो, डिप्रेशन हो, किताब का साथ नहीं छोड़ता हूँ। तो कोई किताब लेके बैठ गया तो जितना टाइम है, आधे घंटे टाइम है, 1 घंटा टाइम है, तो 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज, 10 पेज, 15 पेज, जितना संभव है जरूर पढ़ता हूँ। आधे घंटे प्रयास करता हूँ कि 10-15 पेज मैंने पढ़ा। तो उससे करते करते क्या होता है कि आपकी 2 हफ्ते में किताब भी खत्म हो जाती है। तो 2 हफ्ते में किताब मीन्स कि आप मान लीजिए कि साल भर में आपकी 15-20-25 किताबें मिनिमम आप खत्म कर लेते हैं जनरली, आधे घंटे से ही। और कई बार सैटरडे संडे मिल जाता है तो और आप फुल डे में किताब पढ़ सकते हैं। तो आधे घंटे किताब पढ़ने में लगता है कि मेंटल एक मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई, इन्फॉर्मेशन की विजडम मिल गया ब्रेन को, उससे नए थॉट्स क्रिएट होते हैं। जो दिन भर वाले कुछ बहुत लोगों से बात करनी है, तो एक बैकग्राउंड में आपको एक मेंटली योर ब्रेन इज एक्सरसाइज, मेंटल पीस फॉलो करते हैं। इसके बाद नॉर्मली होता है बच्चे को स्कूल ड्रॉप करते हैं, हम दोनों लोग पति पत्नी, हम दोनों ड्रॉप करने जाते हैं। किसी बहाने से हम लोग साथ में रहेंगे, तो गाड़ी चला के मैं जाता हूँ, चला के वो लाती है। जिससे होता है ना कि कंपेनियनशिप या कह सकते हैं ऐसे बॉन्डिंग अच्छी होती है। तो बच्चे को ड्रॉप किया, इसके बाद मिसेज जिम चली जाती है, मैं वॉक और रनिंग पे चला जाता हूँ। आधे घंटे वॉक रन कुछ किया, घर वापस आया। इसके बाद कुछ म्यूजिक का भी शौक है, अरे वाह। तो कुछ गाना वाना गा लिया करियोके लगा करके। तो उससे भी होता है कि आपका एक तो फिजिकल एक्सरसाइज हो गई, जो आप एक जो हैप्पी हार्मोन्स आपके जो रिलीज होने हैं या स्ट्रेस हार्मोन्स जो रिड्यूस होने हो गए। म्यूजिक आप गला आपका अच्छा हो गया, बोला दिन में बोलना है तो गला भी ठीक हो गया। और आपने मतलब पढ़ लिया तो उससे आपका एक नया विजडम मिला, नए थॉट्स मिले। तो इन तीन चार जो करके मैं प्रयास करता हूँ डेली बेसिस में ऑफिस जाऊँ। फिर ऑफिस गया तो क्योंकि ऑफिस और घर की बात करें तो ऑफिस और घर बड़ा रिलेटेड होता है। अगर आप घर से मॉर्निंग में अच्छे मूड से ऑफिस जाएंगे तो ऑफिस में भी आपके साथ अगर लोग काम कर रहे हैं, आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छी बॉन्डिंग होती है। ये से कंपैटिबल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर आपका कहते हैं ना मॉर्निंग अच्छी हो तो आपके आराम से दिन बड़ा अच्छा निकलता है। और आपकी मॉर्निंग में सुबह कुछ ऐसी बात हो जाए या कोई गलत न्यूज़ देख लो तो इतना इरिटेशन हो जाता है कि पूरा दिन लगता है कितना लंबा दिन है। जी। और मॉर्निंग कभी मैं मोबाइल नहीं देखता। सपोज उठता हूँ तो मोबाइल बिल्कुल चार्ज में लगा देता हूँ, मोबाइल खोलता नहीं हूँ। जब मैं योगा मतलब मेडिटेशन कर लिया, वॉक कर लिया, फिर मोबाइल को ऑन करता हूँ कि कोई मैसेजेस हैं, जो ऑफिशियल मैसेजेस होते हैं कि ये करना है वो करना है, फिर देखता हूँ। तब रेडी रहता हूँ कि ठीक है, नाउ आई एम रेडी, कैसा भी मैसेज आएगा आई विल बी एबल टू हैंडल। क्योंकि जब यहाँ से घर से खुश हो गए तो ऑफिस में लोगों को आप खुश रखते हो, अच्छे से काम करते हो। बहुत सारी स्ट्रेसेस हैं तो होता है कि मतलब मुझे प्रेशर है, मैं किसी को डांट दूँ, फिर वहाँ डांटने होता है, ठीक है यार करना है इसको, ये तरीका है। मतलब अगर सपोज को मुझे गाइड करना तो मतलब मैं गाइड करता हूँ। सपोज किसी गाइडेंस सीख करना, उससे गाइडेंस ले लेता हूँ। तो यहाँ भी प्रयास करता हूँ कि हमारे साथ 20 लोग काम कर रहे हैं, दे शुड ऑल्सो फील हैप्पी एज ए फैमिली। क्योंकि आप ऑफिस में 8 से 10 घंटे बिताते हैं कम से कम, तो 8 से 10 घंटे जो बिताते हैं अगर वो अगर हैप्पी नहीं हुए तो घर जाएंगे तो वहाँ भी फड़वाएंगे। आपका जो स्पाउस है या आपके जो बच्चे हैं फिर उन पर आप डांटेंगे। तो ऑफिस का माहौल शुड बी एज गुड एज होमली बेसिकली माहौल हो। फिर घर गए तो ऑफिस में अच्छा काम किया तो घर में अच्छा लगता है कि मतलब आई वॉज एबल टू डिलीवर। तो लगता है कि हमने जो सैलरी मिलती है जो काम है मैं डिलीवर कर पाऊँ तो आई फील हैप्पी। जब हैप्पी फील तो फिर कुछ लिख पाता हूँ। फिर हमें अच्छी कविताएं लिख लिया मैंने, मैं ऑफिस से घर आते वक्त गाड़ी में बैठ के कविताएं भी लिख ली, तो अगेन आई फील हैप्पी बिकॉज़ आई एम एबल टू क्रिएट समथिंग। फिर रात को अच्छी नींद आती है, ठीक है, नॉट हैप्पी। सर ये बहुत ज़रूरी है। बेसिकली क्या है ना कि आज की डेट में हर जॉब में स्ट्रेस है, ऐसा नहीं खाली रेलवेज में है, हर लेवल पे अलग अलग लोग स्ट्रेस को फील कर रहे हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने कहा कि आप अपनी मेंटल वेलनेस के साथ साथ फिजिकल वेलनेस दोनों को कंपनसेट कर रहे हैं। लोग फिजिकल वेलनेस तो कर लेते हैं, जिम जाना, वॉक पे जाना, बट दे वोंट वर्क ऑन देयर मेंटल प्रेशर एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर जैसे आपने प्रेशर की बात की, इट इज़ वेरी बिग टॉपिक। सर आप प्रेशर को एक एजुकेशन के थ्रू, एक बुक्स के थ्रू करते हैं कंसिडर, और आपके जो और कलीग्स हैं आप उनको एडवाइस जब करते होंगे कि यार ठीक है हो गया कोई बात नहीं, तो उनको आप कैसे हेल्प अप करते हैं कि आप कैसे प्रेशर में या अकाउंटेबल कैसे हों, लाइक स्ट्रेस के साथ भी आप अच्छा काम करें, बेहतर काम करें? उसमें ऐसे होता है लाइक सपोज कि कोई कुछ बोला मैंने किसी को कि यार ये देखो ये गड़बड़ हो गया सर, ये मैंने नहीं किया था, किसी और ने किया था, पता नहीं कौन बताता है सर आपको। नहीं कोई बात नहीं, लीव इट, कल एक अभी एक काम करना, लेट अस फोकस ऑन दिस। जो हो गया सो हो गया, देखेंगे कैसे हुआ था, तो लेट अस फोकस ऑन दिस। तो एक जो ब्लेम गेम वाली बात है, ब्लेम गेम नहीं, मेरी आदत है ब्लेम गेम नहीं करता हूँ। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेट अस ट्राई टू इम्प्रूव फर्दर, कि जो हो गया वो सुधारा जाएगा कि क्यों हुआ, रूट काज देखी जाएगी। बट उस पर फोकस करके स्ट्रेस्ड हो जाना मतलब नहीं है। मतलब वाई टू क्रिप समथिंग, वट एवर हैपेंड, अब जो प्रेजेंट मोमेंट है वाई आई शुड वेस्ट दैट मोमेंट। तो प्रेजेंट पे रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो,
तो अगर प्रेजेंट में आप हैं और एक अवेयर टाइप के, ठीक है यार आई एम डूइंग समथिंग, यू आर अवेयर अबाउट योरसेल्फ कि व्हाट इज गोइंग ऑन योर माइंड, तो उसमें फिर माइंड में कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। सपोज कि कोई बुरा थॉट भी आ रहा है मान लिया मेरे माइंड में, तो आई एम अवेयर, ठीक है बुरा थॉट है यार, थॉट तो बुरा है यार, ठीक है, आई डोंट जस्टिफाई मैं गलत अच्छा सोच रहा हूँ, थॉट गलत है तो गलत है, राइट, उसको मानता हूँ गलत है, तो अपने आप वो डाइल्यूट हो जाता है। तो जो लगातार अवेयरनेस की कंडीशन में आप हैं कि हाँ भाई आपके मन में क्या थॉट चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, तो आप प्रेजेंट में लिव इन करते हैं, और साथ साथ होता है कि आप फ्यूचर को बेहतर कर, हाँ फ्यूचर को बेहतर करते हैं। क्योंकि मैंने महसूस किया बड़ा बहुत ही क्लोजली फील किया है ना कि नॉर्मली आप देखेंगे हैबिट है जनरल मिलेगी आपको, और कहा भी जाता है, आप देखें एक सर्वे है कि 90% लोग मेंटली सिक हैं, सिक इन इल हैं, मतलब साइकोलॉजिकली दे आर नॉट वेल, ओवर रिएक्ट करना, स्ट्रेस में रहना, बहुत सारे इश्यूज लोगों के एक्चुअली, राइट, पीपल आर रियली सफरिंग। खाली एक ही चीज़ कर लें कि ठीक है ओके, इफ़ यू वंस यू एक्सेप्ट कि यू आर सफरिंग फॉर समथिंग, तो चीज़ें अपने आप डाइल्यूट हो जाती हैं। कन्फ्लिक्ट तब होता है जब आप सपोज कोई बुरा काम कर रहे हो, आप लेकिन जस्टिफाई कर तुम अच्छा काम कर रहा हूँ, तो आप कर रहे हो बुरा, आपके मन को पता है बुरा भी कर रहे हो, और जस्टिफाई करो अच्छा कर रहे हो, तो वो कन्फ्लिक्ट राइज होता है। राइट, तो फिर कन्फ्लिक्ट का एक कहते हैं एक सीरीज ऑफ थॉट बनता जाता है, और माइंड में चैटरिंग स्टार्ट होती है। एक्सेप्ट मेन बात ये होती है कि आप जो भी करो, चाहे गलत हो गया हो चाहे सही हो, जो भी हो, एटलीस्ट आप में एक्सेप्टेंस हो। इफ मैंने रॉन्ग किया दैट इज रॉन्ग, इफ मैंने ठीक किया तो ठीक, आप उस चीज़ में एडमेंट होने चाहिए यार जो था वो था। यस यस। तो सर कभी ऐसा सिचुएशन हुआ कि किसी भी सिचुएशन में आपको किसी ने ब्लेम किया हो, और उस चीज़ को फिर आपने कैसे लाइक डाइजेस्ट किया कि यार मेरी तो गलती नहीं थी, एंड व्हाई ही जस्ट लाइक पुट अप दिस, कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई अच्छा किया, लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया, क्रेडिट ले लिया। हाँ, तो फिर लगता है कि यार ठीक है, अल्टीमेटली लाइफ यही नहीं है कि कोई अप्रिशिएट कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, लाइफ इसके बियॉन्ड, मतलब जो आप सोचते हैं कि ओवरऑल एनर्जी होती है कि सपोज हमने कोई गलत काम नहीं किया, सपोज हमने कोई ऐसा नहीं किया और किसी ने ब्लेम कर दिया कि आपने इस पर्टिकुलर उसमें आप इन्वॉल्व थे, आई वॉज रियली नॉट इन्वॉल्व, अंदर से आई फील आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो है ठीक है, कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, लोगों की जेलसी हो सकती है, लोग ब्लेम कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव टू पुट ब्लेम ऑन समबडी एल्स, कर रहे हैं, तो हमें पता है कि मैं तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। फिर होता है कि कई दिनों बाद या कई क्षण बाद, घंटे बाद, तो चीज़ें उसमें क्लैरिटी भी आ जाती है, क्योंकि आपका जो बिहेवियर हो तो कंसिस्टेंट है, राइट, आप अच्छे हो तो अच्छे हो, ये नहीं कि आप दिखा नहीं रहे हो, इट इज़ नॉट काइंड ऑफ फेस, यू आर गुड फ्रॉम इनसाइड। तो व्हेन यू फील गुड फ्रॉम इनसाइड, तो आपका बिहेवियर भी जो अदर लोगों के साथ है, इट बिकम्स गुड। तो फिर वो कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होता, थोड़ा ईजी हो जाता है हैंडल करना एक्चुअली। फिर भी प्रेशर में कई बार होता है क्या हो रहा है, व्हाई आई एम बीइंग ब्लेम्ड, व्हाई आई एम नॉट गिविंग क्रेडिट, लेकिन यार काम करना इंपॉर्टेंट है, यू नो दैट यू आर वर्किंग, आपको अगर 10,000 सैलरी मिले, यू आर वर्किंग ऑन 12,000, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसा नहीं करेंगे 10,000 मिलेगा 5,000 काम कर रहे हो, जो 5,000 फ्री का ले रहे हो, तो दैट फीलिंग इफ इट इज नॉट देयर विद यू रियल इवेल्युएशन, तो फिर लगता है कि नहीं ठीक है, थिंग्स आर गोइंग इन अ पॉजिटिव वे। सर इतनी मोटिवेशन, इतना पॉजिटिव थिंकिंग कहाँ से ला रहे हो आप? पढ़ाई, मतलब बेसिकली पढ़ना ही, रीडिंग इज काइंड ऑफ रीडिंग, तो एक सोर्स है। एक होता है ना कि जैसे इंसान स्पेशली मतलब इंडिया में एक माइंडसेट हो जाता है कि गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई पर्सन है तो उसमें थोड़ा सा स्टाइल, एक ईगो, डिफरेंसेस आते हैं, और आप इतना पॉजिटिव, इतना मोटिवेटेड हो रहे हो, मतलब मैं आई वाज थिंकिंग कि हाउ इन दिस वर्ल्ड दिस इज आल्सो पॉसिबल। एक्चुअली मैम आप ऐसा सोचे कि आप किसी पोस्ट पे हैं या आपने कोई डिग्री होल्ड करी है, होल्ड करी है तो फैक्ट है, कोई मना नहीं करेगा, और आपकी पोस्ट है तो ठीक है, तो है ही है, कहाँ जा रही है, यहाँ क्यों रखना कि यार पोस्ट है यार, क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, सर पे अननेसेसरी बाहर क्यों बढ़ाना। तो इजी रहिए, सिंपल रहिए, जैसे पानी होता आप मस्त रहिए, ज़्यादा अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे बेसिकली। राइट, तो सिर्फ ये फिलॉसफी रखते हैं कि ठीक है इट्स ओके, पोस्ट है तो ठीक, इट्स ओके। मुझसे बहुत अच्छे भी उनको पोस्ट नहीं मिली, बिल्कुल, कि इट इज़ नॉट कि हम ही एलिजिबल हैं या हम ही अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग थे। राइट, इट्स अ काइंड ऑफ माई हार्ड वर्क प्लस अ बिट ऑफ चांस आल्सो, राइट, आई क्वालिफाइड दैट कंपटीशन, दैट डजंट मीन आई एम काइंड ऑफ आई एम द बेस्ट, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, हमसे बहुत अच्छे हैं, जिनको नहीं मिला बेचारे अनएम्प्लॉयड ही मिल जाएंगे हमसे अच्छे, हमसे बहुत बुरे भी हमसे ऊपर हैं, मतलब बुरे इन द सेंस कि जो कम एबल हैं, इट्स अ चांस, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं लाइफ में। राइट, तो जो हमारे कंट्रोल में है उसको आप करते रहो आराम से, और बेटर मैं तो मानता हूँ कि पूरा यूनिवर्स एक ही है, नॉट ओनली इंडिया दिस अर्थ, कंप्लीट यूनिवर्स इज वन। तो हम जितना अच्छा कर सकते हैं इस धरती को या इस यूनिवर्स को, जितना सुंदर बना सकते हैं अपने एक्ट के थ्रू, चाहे स्मॉल एक्ट ही क्यों ना, वो बनाते रहें, वही कर सकते हैं।
दूसरा क्या करेगा, हम कंट्रोल हमारा है नहीं है, अपने पे कंट्रोल कर लें, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सर। अपने पे कंट्रोल होना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सर जैसे अब फ्यूचर में एआई धीरे धीरे आ रही है काफ़ी सारी फील्ड्स में, स्पेशली अगर हम देखें टेक की फील्ड में कि एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है। क्या सर कभी ऐसा समय भी देखने को मिलेगा कि जब एआई से प्रॉपर पूरा रेलवे सिस्टम भी मैनेज हो जाए? देखिए, एआई ऐसा टॉपिक है, ऐसी चीज़ है, मतलब उसमें दोनों तरह की चीज़ें हैं। तो मेरा एक ही स्टेटमेंट इसमें है कि एआई शुड नॉट बी अलाउड टू बिकम आवर मास्टर। एआई इज आवर असिस्टेंट, लेट इट बी आवर असिस्टेंट ओनली। तो एक बुद्ध ने एक मध्य मार्ग की बात करी थी। कहते हैं एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज बैड। राइट। आप ज़्यादा खाना खाओगे, खाते रहोगे तो भी आप परेशानी में रहोगे, बिल्कुल। लगातार भूखे रहोगे तो परेशानी में रहोगे। तो आपको उतना करना जितना ज़रूरी हो। तो जितना एआई की आवश्यकता है लाइफ में उतनी होनी चाहिए। तो हम रेलवे की बात करें तो यहाँ पे एआई ऑलरेडी काफ़ी दिनों से है, एआई के अलग अलग लेवल्स हैं। तो एआई चैट सपोर्ट्स में बेसिकली, हाँ, नहीं ये तो बहुत बहुत बेसिक चीज़ हो गई। हाँ, बेसिक चैट बॉट में इसके अलावा सपोज कि आप मेंटेनेंस की बात करें, जो रेलवे सिस्टम मेंटेन होता है तो उसमें प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस भी एक सिस्टम है कि पहले से बेस्ड ऑन सर्टेन डेटा यू प्रोडिक्ट कि क्या मेंटेनेंस इश्यूज हो सकते हैं। तो उस इश्यूज पे पहले से आप प्रायर एक्शन ले लेते हो। तो उससे होता है कि वो चीज़, वो एक्सीडेंट या वो उस तरह की इंसिडेंट नहीं होती है। तो एआई का बहुत बड़ा रोल है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में। कैमराज में अगर लगा लिए जाए कि हर स्टेशन में आजकल लग भी रहा है कैमरा, उसको आप एआई से कनेक्ट कर दो, पूरा डिटेक्ट कर ले, उसने अपने उसमें जो भी फेसेस कुछ ऐसे हैं जो सस्पिशियस पर्सन्स, उनके फेसेस आपने लगा दिए, वो लोग वहाँ पे आए, उसने डिटेक्ट किया और आपको एक इंडिकेशन दे दिया आपके कंट्रोल रूम में। तो एआई के तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स हैं और गवर्नमेंट कर भी रही है। आप देखें तो लगातार गवर्नमेंट का फोकस भी है कि एआई सेक्टर में हम एक स्ट्रांग फोर्स बने। बट वही अल्टीमेटली कि नॉट बिकम और मास्टर, बेसिकली असिस्टेंट होना चाहिए। कि एआई का खतरा ये है, बहुत लोग बोलते हैं कि एआई में लाइक न्यूक्लियर पावर है, उसकी बात करें तो न्यूक्लियर पावर में एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया, जब तक बटन कोई प्रेस नहीं करेगा अपने आप फटेगा नहीं वो। एआई में क्या है, अपने आप एआई इज एबल टू टेक डिसीजन। तो ये थोड़ा एआई का एक डेंजर है। तो हमें ओवरऑल जो भी काम करें या जो भी चीज़ें करें, इस चीज़ को आई थिंक जो हमारे पॉलिसी मेकर से ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना हो कि एआई ही अपने आप से सेना बना ली, अपने आप स्टार्ट कर दिया वेपन चलाना, दैट विल बिकम वेरी डेंजरस। यस एग्जैक्टली सर। जैसे अब धीरे धीरे एग्जांपल अगर मेट्रोस की बात करें, मेट्रोस धीरे धीरे प्राइवेटाइज हो रही है। लाइक मेट्रो स्टेशंस को गवर्नमेंट धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर रही है ताकि उसकी मेंटेनेंस पहले से और बेहतर हो सके। तो सर रेलवेज में भी क्या ये चीज़ें आनी चाहिए कि लाइक रेलवेज में भी कुछ स्टेशंस को, या जो ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड स्टेशन हैं वहाँ थोड़ा प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट होना चाहिए? अब देखिए तो ऑलरेडी रेलवे में बहुत सारी चीज़ प्राइवेट है, प्राइवेट इन द सेंस कि नॉट प्राइवेटाइज्ड हैं, बट बहुत जो सप्लायर्स जो है, वेंडर्स हैं, ये रेलवे इंजन के जो पुर्जे हैं, तो उसमें बम्बार्डियर है या बड़ी बड़ी कंपनीज है, लोग सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, राइट, या सीमेंस है, सारी एमएनसीज हैं, तो सप्लाई तो वहीं से होती है। नहीं सर, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, लाइक जैसे आप अभी मेट्रो स्टेशंस देखें, काफ़ी जो मेट्रो स्टेशन प्राइवेटाइज्ड हुए तो वो काफ़ी सारे मतलब बहुत अलग तरीके से मेंटेन है, बिकॉज उसे कंपनी एक सीएसआर फंड में हेल्पिंग कर रही है। तो इस टाइप की चीज़ें क्या रेलवेज में भी आनी चाहिए? बिकॉज रेलवेज में भी जो रेलवे स्टेशन है, काफ़ी स्टेशन तो बहुत सुंदर है, नो ऑफेंड, कुछ स्टेशन पे अभी भी मेंटेनेंस की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। तो क्या वहाँ पे धीरे धीरे प्राइवेटाइज को भी और इन्फ्लुएंस देना चाहिए? नहीं, इसको देखिए, प्राइवेट करना नहीं करना है तो गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट डिसाइड करके मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन आप देखें कि आप साउथ साइड में जाएँ, स्टेशन देखें, चेन्नई आप देख लें या हैदराबाद देख लें, वहाँ आप देख लें, वहाँ की मेट्रो जो स्टेशन क्लीनिंग का लेवल है अलग ही लेवल का है। हाँ सही। और कानपुर आप चले जाएं तो वहाँ आपको अलग लेवल दिखेगा। तो प्राइवेट इन द सेंस पब्लिक का कंट्रीब्यूशन तो है इन दैट वे कि वो जो लोकल कल्चर है, लोकल कल्चरल जो हमारे अंदर क्या वो अवेयरनेस है कि हम कितना ध्यान रखते हैं कि घर का कोई लेटरिंग बाहर ना करें, आउटसाइड लेटरिंग ना करें। ये तो एक हैबिट वाली बात है। और जहाँ तक बात प्राइवेटाइजेशन है या प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात है, रेलवे ऑलरेडी कर रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट पार्टिसिपेशन है। लाइक माधेपुरा में एक लोकोमोटिव कोच फैक्ट्री है, तो वो भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन से है। ट्रिपल बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ऑलरेडी इस तरह के सिस्टम्स हैं। सर जैसे एग्जांपल आपने बात की अवेयरनेस की, जैसे हम लोग अपने घर के लिए बड़े अवेयर होते हैं, हमें घर में ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। कहीं ना कहीं इंडिया में एक माइंडसेट देखा गया है लोगों में कि लोग ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। लाइक इफ़ वो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहे हैं, वो थोड़ा सा उसको ओवर ग्रांटेड लेते हैं। और वहीं अगर वो कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, इफ़ जैसा आई अंडरस्टैंड कि हम उसे एयरक्राफ्ट कंसिडर कर लें, तो वहाँ वो बड़े उस चीज़ के लिए कॉन्शियस हैं। बट वहीं हम रेलवेज़ पे आ जाएं और कोई बेसिक बसेस की बात करें, वहाँ वो उस चीज़ को मतलब रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करते। तो एक ये भी माइंडसेट लोगों का है। जी जी। तो ये सर ये कैसे सही होगा? इनको कैसे अवेयर करें कि भाई आप थोड़ा सा
इन चीज़ों को देखो, लाइक इट इज़ योर पब्लिक एंड दिस इज़ योर कंट्री, योर थिंग, सो यू हैव टू बी केयर अबाउट इट। आप कभी जापान जाएं, हाँ जी, है ना, वहाँ आपको कहीं भी लेटरिन नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। और वहाँ पे आप देखेंगे तो रोड्स हैं या ट्रेन है, और या वुमेन सेफ्टी की बात करें, इतना ज़्यादा वहाँ पे रात को 12 बजे लड़कियाँ अकेले टहल रही हैं, पुलिस वाले साइकिल से चल रहे हैं, पुलिस वाले होते भी नहीं है। वहाँ एक कल्चरल जो चीज़ें हैं कि वहाँ पे एक होता है ना कल्चरल सिस्टम, वैल्यूज वाली बात है। सर मैं अभी रिसेंटली यूके गए एंड आप मानेंगे मैं काफ़ी दिन वहाँ थे, और आई वाज शॉक टू सी कि लाइक अगर आप कहते हैं रोड पे एक पेंसिल भी थ्रो कर दो तो दे वर चार्जिंग लाइक गुड अमाउंट, लाइक वेरी डिसेंट अमाउंट। और लोग इतने कॉन्शियस हैं कि वो आपस में ही नहीं कर रहे, लाइक दे आर नॉट थ्रोइंग एनीथिंग, दे आर वेरी, इवन वो इतने कॉन्शियस है कि हमें इस लेन में वॉक करना है, इस लेन में आप सिट कर सकते, इतना ही कॉन्शियस है जी। और ये चीज़ें मतलब अभी कहीं ना कहीं इंडिया में एक लूप है, लाइक वी आर नॉट मैं वेरी। ये कहूँगा कि हम कहते हैं बी, नॉर्मली हम बोलते हैं बी काइंड टू अदर्स, आई विल से नो बी काइंड टू योरसेल्फ। इस सेंस में इसको बोल रहा हूँ कि जैसे आप बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि व्हेन यू आर बी काइंड टू योरसेल्फ, यू आर काइंड टू योरसेल्फ, यू विल फील मोर रिस्पॉन्सिबल। लाइक व्हेन यू से दैट आई एम काइंड टू माई सेल्फ, देन व्हाट यू विल डू, आप बेसिकली समय से उठेंगे, समय से एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, अच्छा खाना खाएंगे जिससे आप हेल्थ रहें, तभी तो बी काइंड टू योरसेल्फ। डिसिप्लिन होगा आपकी लाइफ में। मतलब नहीं, वो छोड़ दीजिए, मैं काइंड कर रहा हूँ, काइंडनेस कैसे आएगी? यू कैन नॉट बी काइंड टू अदर्स, यू आर नॉट काइंड टू योरसेल्फ। तो काइंडनेस अपने प्रति है कि जो अच्छे से खाना खाएंगे, खुद को अच्छे से रखेंगे, खुद को एक ऑर्डरली फैशन में रखेंगे, अच्छे तरीके से रखेंगे। तो जब खुद के प्रति काइंड होंगे तो आप बाहर कूड़ा नहीं फेंकेंगे, तो अवेयर रहेंगे। राइट। तो मुझे लगता है कि जब आपके अंदर एक ओनरशिप आएगी या ट्रस्टीशिप आएगी, एक भाव आएगा कि हम ट्रस्टी हैं, धरती है इसके हम ट्रस्टी हैं। मतलब एक मैं और बात बोलूँगा यहाँ पे कि एक होता है ट्रस्टी, एक होता है ओनरशिप। तो ओनरशिप बोलते हैं कि हम मालिक हैं, तो जब मालिकाना बड़ी इजी फीलिंग होती है कि हम तो मालिक हैं, हम तो इस देश के मालिक हो गए। मालिक नहीं, आप ट्रस्टी हो। मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ या जिस पोस्ट पे हूँ, वो उस कुर्सी का ट्रस्टी हूँ। मीन्स हमें एक जिम्मेदारी दी गई है, जिस कुर्सी पे मैं आज हूँ कल दूसरा ही बैठेगा, तो मालिक तो नहीं हो गया मैं, क्योंकि मालिक से अहंकार आता है। ट्रस्टी से एक होता है एक फीलिंग ऑफ ट्रस्ट भी निकलता है, फीलिंग ऑफ ट्रस्ट और फीलिंग ऑफ जिम्मेदारी की बात आती है। तो हम मानते हैं कि मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ या मेट्रो में चल रहा हूँ, तो मेट्रो पब्लिक प्रॉपर्टी, राइट, तो मैं उसका ट्रस्टी हूँ। जब ट्रस्टी हूँ तो मैं कैसे उस प्रॉपर्टी को खराब कर सकता हूँ? मैं अपने बच्चे का ट्रस्टी हूँ, गार्जियन हूँ, उसको मैं मतलब उसको मालिक नहीं हूँ, आई एम नॉट ओनर ऑफ माई चाइल्ड, आई एम गार्जियन ऑफ माई चाइल्ड। सो मुझे उसके अनुसार जैसे गार्जियनशिप आएगी, ट्रस्टीशिप आएगी, तो आपके अंदर फीलिंग ऑफ एक कंपैशन वाली बात आएगी, एक जिम्मेदारी वाली बात आएगी। तो एक जस्ट थोड़ा सा ट्विस्ट करने वाली बात है। मैं एक एग्जाम्पल कोट करूँगा कि मेरा बच्चा छोटा है, अब तो बड़ा हो गया, तो छोटा नामली होता है कि कहते हैं कि पहले बच्चा खिलाते फिर खाएंगे, माँ खाएगी, कहते हैं ना, नामली कन्वेंशन होती है। पहले बच्चा भूखा, मैं कैसे खा लूँ। मान लिया कोई बच्चा, मान लिया बहुत टाइम लगाता हो खाने में, 4 घंटे लगाता हो, 2 घंटे लगाता हो, रोता हो, माँ भी भूखी है, तो माँ भी इरिटेट होगी, यार कैसे, मतलब खुद इरिटेट है, बच्चों को इरिटेट करेगी, पीटेगी। तो मेरी मिसेज क्या करती थी, पहले खा लेती थी, आई एम हैप्पी, बच्चे को आराम से 2 घंटे आराम से खिलाती थी, प्यार से, विदाउट एनी एक्ट ऑफ मारपीट वायलेंस, आराम से 2 घंटे बजा खाओ। तो थोड़ा सा खाली चेंज करना है थॉट प्रोसेस को। तो ऐसे ओनरशिप की बात करें, मैंने तो इवन ये भी मैं बोलता हूँ कि हम जो ज़मीन को, लैंड को किसी के नाम न करके नेम ऑफ ओनर नहीं, नेम ऑफ ट्रस्टी लिखें कि इस लैंड पॉकेट का एक ट्रस्टी है, ओनर नहीं है। ओनर कैसे हो सकता है ज़मीन का? धरती तो सबकी है, कोई एक बंदा कुछ पैसे दे करके ही कैन नॉट बी ओनर ऑफ दैट लैंड। तो मतलब थोड़े थोड़े थॉट प्रोसेस में चेंज करके चीज़ें बढ़िया हो सकती है, मुझे लगता है। तो सर अब जो यंग प्रोफेशनल्स अब धीरे धीरे रेलवेज को ज्वाइन करें, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अगर ज्वाइन करें, वो किस मोटिवेशन से ज्वाइन करें? और साथ में कि एक पर्सन जो 12th में भी है और 12th के साथ अगर वो रेलवे में एज अ ऑफिसर बनना चाहता है या किसी अच्छी पोस्ट पे जाना चाहता है, तो उसके लिए क्या रोड मैप होगा? किसी भी सेक्टर को ज्वाइन करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, मतलब नीट हो, आईआईटी जेईई हो, कुछ भी हो, तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी यंग प्रोफेशनल्स रेलवे ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी भी एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं, किसी इवन प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो दे नीड टू बी कंसिस्टेंट इन देयर पर्सनल लाइफ आल्सो, इन द सेंस कि अपने को फिट रखना है, अपने को मतलब मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली फिट रखना है, और साथ साथ काम में भी कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। तो अगर रेलवे में एज ऑफिसर ज्वाइन करना है तो 12th के बाद तो आप नहीं ज्वाइन कर सकते, 12 आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। नहीं, लाइक 12th की वजह से उसने ग्रेजुएशन किया एंड देन आगे उसका पूरा रोड मैप क्या रहे? एक तो है यूपीएससी में एग्ज़ाम में अपीयर हो,
डन। वहाँ से आप यूपीएससी क्वालिफाई करें, एज ए क्लास 1 ऑफिसर रेलवे ज्वाइन करें। दूसरा आरआरबी वाला है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वहाँ से अब स्टेशन मास्टर है या बहुत सारी पोस्ट है, वहाँ से आ सकते हैं। एक आरआरसी भी होता है, तो वहाँ से भी आ सकते हैं, वहाँ पे 10th क्वालिफिकेशन है। तो सर जैसे हम इस पूरी कॉन्वर्जेशन को कंक्लूड करना चाहें कि जिसमें हमने रेलवे की बात की, हमने प्रेशर की बात की, हमने अकाउंटेबिलिटी की बात की, तो आप इसे अगर पूरा कंक्लूड करना चाहें तो व्हाट वुड बी योर लाइक द क्लोजिंग स्टेटमेंट फॉर द रेस्ट? आई वुड से कि लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड सो वी शुड बी ग्रेटफुल टू द लाइफ एंड वी शुड नॉट क्रिप अबाउट एनीथिंग। लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी हैं, तो प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाएगा, लेकिन जो है उसके प्रति ग्रेटफुल रहेंगे तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, तो ग्रेटफुलनेस रहेगी तो और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी ग्रेटफुल होने की, और क्रिप करेंगे तो बहुत सारे अवसर मिलेंगे क्रिप करने के। तो ग्रेटफुल रहें और कंसिस्टेंट रहें एंड अपने अंदर खोजें, कुछ बाहर नहीं मिलेगा आपको, अंदर बहुत कुछ मिलेगा। आपका जो आप देखें, आपका जो शरीर है, ये धरती पे जो पानी है करीब 70% पानी है, आपके शरीर में भी इतना ही पानी है, राइट। और किसी पहले के किसी कवि लेखक ने कहा कि जो पिंडो सोए ब्रह्मांडो, जो बाहर है वही अंदर है। हाँ। तो आप अपने अंदर खोजिए, कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनवाए। तो आपके अंदर सब कुछ है, आपको नेचर ने जो दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया, आँख दिया है, नाक दिया है, कान दिया है, इतना सब कुछ दिया है, वो जो मिला है उसके प्रति ग्रेटफुल रहें और कंप्लेन न करें, और जो नहीं उसको अच्छा करने का प्रयास करें। मतलब यू शुड हैव एम्बिशंस, यू शुड हैव कुछ करने की तो होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, लेकिन परेशान ना हो। मतलब चीज़ें, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, और होल्ड करें चीज़ों को, अगर कोई ये ओवर रिएक्ट नहीं करें, होल्ड करें, और अल्टीमेटली कंसिस्टेंसी रहेगी तो आप जो चाह रहे हैं अचीव भी कर लेंगे। और जो थॉट प्रोसेस है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे थॉट माइंड को आप दें, लगातार अच्छे विचार दें, अच्छे विचार देंगे तो उसका आप देखेंगे कि रियल लाइफ में अच्छा फल भी आने लगेगा। परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आज की कॉन्वर्जेशन सिर्फ बुलेट ट्रेन तक लिमिटेड नहीं थी, ये एक ग्लिम्स था उस इंडिया का जो स्पीड और स्केल दोनों पर काम कर रहा है। सर ने जो इतनी क्लैरिटी के साथ ग्राउंड रियलिटी, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी शेयर की, वो रियली अप्रिशिएबल थी। इस एपिसोड का बिगेस्ट टेक अवे शायद यही था कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ डेवलपमेंट नहीं होता, ये एक नेशन की डायरेक्शन डिफाइन करता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं तो ये सेक्टर आपके लिए एक मैसिव ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी बना सकती है। अगर आपको ये कॉन्वर्जेशन वैल्यूबल लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें।